नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हो गया और मतदान भी ख़त्म हो गया। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी वोटिंग का जो परसेंटेज रहा वो उम्मीद से काफ़ी कम रहा। वोटरों को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने भी कई तरह की पहल की, बूथों पर कई तरह की व्यवस्था की। पीएम मोदी से लेकर अन्य सियासी दलों के नेताओं ने भी सियासी मंच से वोटर्स को वोट करने की अपील की। इन सब के बावजूद वोटर घर से निकले नहीं। क्या वजह है कि वोटर्स घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जबकि सरकार कहें या फिर चुनाव आयोग कहें या फिर सियासी दलों के नेता कहें, सब पूरा जोर लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं वोटिंग की। तो क्या इस बार बीजेपी के खिलाफ हवा बन गई है इस चुनाव में? क्या इस बार बीजेपी के लिए परिणाम उम्मीद से उल्टे आ सकते हैं? क्या इस बार बीजेपी को झटका लगने वाला है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन राज्यों में बीजेपी की पकड़ है, जिन राज्यों में बीजेपी का दबदबा है, वहाँ पर कम वोटिंग हुई है और जिन राज्यों में बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है और ख़ुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, उन राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई, तगड़ी वोटिंग हुई। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, फिर चाहे वो केरल हो, फिर चाहे वो कर्नाटका हो, फिर चाहे वो मणिपुर हो, तो इन राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई। और जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ वोटिंग परसेंटेज में तगड़ी गिरावट आई है। तो क्या इस बार जनता ने कुछ अलग मूड बना लिया है? क्या इस बार जनता ने सरकार बदलने का मूड बना लिया है, या फिर विपक्षी दलों की चाल बीजेपी पर भारी पड़ रही है, या बीजेपी नेताओं के बयान उन पर भारी पड़ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह वोटर्स का चुनाव से थोड़ा मोह भंग होता दिख रहा है, या कहें बीजेपी से मोह भंग होता दिख रहा है, यही वजह है कि वोटर्स घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। पिछले दो चुनावों में, चाहे 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव हो, मोदी लहर थी। मोदी लहर में घर से लोग निकल कर वोट कर रहे थे। सुबह 5 बजे से ही वोटिंग के लिए बूथ पर पहुंच जा रहे थे और लंबी दूरी तय करके वोटिंग के लिए जा रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखा। गर्मी का सितम तब भी था, गर्मी का सितम अब भी है। तो क्या बीजेपी का क्रेज़ लोगों में कम हो रहा है? क्या इस बार मोदी सरकार को झटका लगने वाला है? और क्या विपक्षी दलों की रणनीति मोदी सरकार पर या कहें बीजेपी पर भारी पड़ रही है? और क्या इन सब के बीच यूपी में हाथी सबसे आगे जा रहा है? क्या मायावती का दांव सब पर भारी पड़ रहा है? और क्या 2024 की लड़ाई में मायावती का हाथी सबसे आगे चल रहा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले आपको बताते हैं यूपी का हाल। दूसरे चरण में देश की 88 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें यूपी की 8 सीटें शामिल थी। और आपको उन सीटों का हाल भी बताएंगे जहां पर बीजेपी का दबदबा है। 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी जीती थी, वहां वोटिंग कैसी रही, वहां कितना कम मतदान हुआ, वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरठ की। मेरठ की लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी ने अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन यहाँ मतदान हुआ 58.70, करीब 59%। और पिछली बार 2019 में करीब 65% मतदान हुआ था। तो 7% की ये गिरावट आई, जबकि बीजेपी के अरुण गोविल ने जमकर चुनाव प्रचार किया था, रैली की थी। पीएम मोदी ने भी अरुण गोविल के लिए मेरठ में रैली की थी। उसके बावजूद लोग वोट के लिए निकले नहीं और वोट में इतनी गिरावट देखी गई। बात मेरठ सीट की करें तो यहाँ से अरुण गोविल मैदान में है, सपा से सुनीता वर्मा मैदान में है और बसपा से देवव्रत त्यागी मैदान में है। तो क्या ये जो वोटों में गिरावट आ रही है, ये बीजेपी के खिलाफ है या बीजेपी के पक्ष में है, या बीएसपी के पक्ष में है, या सपा के पक्ष में है? ये तो पता चलेगा 4 जून को। लेकिन जिस तरह वोटिंग कम हो रही है, उससे यही लग रहा है कि इससे नुकसान सबसे ज़्यादा बीजेपी को ही होने वाला है। क्योंकि जब वोट कम पड़ेंगे तो टक्कर भी और कड़ी होगी और नज़दीकी होगी, मुकाबला और नज़दीकी हो जाएगा। बहुत कम वोटों से जीत और हार का फैसला होगा। तो इस बार के चुनाव में कोई भी किसी पर भी भारी पड़ सकता है।
ये कोई कह नहीं सकता है कि इस बार हम 400 पार जा रहे हैं, या इस बार फिर से मोदी सरकार है, या इस बार फलाना की सरकार है। ऐसा होता दिख नहीं रहा। 2014 और 2019 में तो साफ साफ दिख रहा था कि मोदी लहर थी, उसी में विपक्ष उड़ गया, लेकिन इस बार ऐसा दिख नहीं रहा। तो ये तो हाल था मेरठ सीट का। इसके अलावा जो मथुरा की सीट है, जहाँ से हेमा मालिनी बीजेपी की प्रत्याशी हैं, यहाँ पर तो 50% मतदान भी नहीं हुआ। 49.49% मतदान हुआ, और 2019 में इस सीट पर 61% मतदान हुआ था। तो मतलब 12% की गिरावट आई है, 12%। क्या हेमा मालिनी से मथुरा वाले खुश नहीं हैं? जबकि उनको दोबारा टिकट देने पर भी सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि वो मुंबई में रहने वाली हैं और मथुरा से वो टिकट मिला है उनको, और वो मथुरा भी कम आती हैं, ज़्यादातर मुंबई रहती हैं। तो क्या ये बीजेपी के खिलाफ वोटर्स की नाराज़गी है? ये भी पता 4 जून को चलेगा। वहीं अगर बात करें सीट की, तो यहाँ बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी, कांग्रेस के मुकेश धनगर हैं और बसपा के सुरेंद्र सिंह हैं। तो यहाँ टक्कर बहुत कांटे की होने वाली है, क्योंकि वोटिंग 50% से कम हुई है। इसके अलावा अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो यहाँ भी वोटिंग 53% हुई है। पिछली बार 60% हुई थी, करीब 7% का अंतर। और इस बार मैदान में बीजेपी के महेश शर्मा हैं, और सपा के महेंद्र नागर हैं, और बसपा से राजेंद्र सिंह सोलंकी हैं। तो यहाँ भी जो 7% की गिरावट हुई है, इसका फ़ायदा किसे मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं जो गाज़ियाबाद की सीट है, यहाँ पर मतदान यहाँ भी 50% से कम हुआ, 49.80% हुआ। यहाँ भाजपा के अतुल गर्ग मैदान में है, कांग्रेस के डॉली शर्मा हैं, और बसपा के नंद किशोर पुंडीर हैं। और 2019 में यहाँ 55% से ज़्यादा मतदान हुआ था। तो यहाँ भी करीब 6% की गिरावट है। बात अगर बागपत की करें, तो यहाँ 55% मतदान हुआ, और पिछली बार यहाँ हुआ था 2019 में 64% मतदान, करीब 11% का अंतर बागपत में। ये बहुत बड़ी खबर है, 11% कम मतदान हुआ बागपत में। यहाँ जो रालोद है, जयंत चौधरी की पार्टी, उनके प्रत्याशी राजकुमार सांगवान मैदान में है, सपा के अमरपाल शर्मा मैदान में है, और बीएसपी से प्रवीण बंसल मैदान में। तो यहाँ भी मुकाबला कड़ा है। जहाँ जहाँ वोटिंग 50% से कम हुई है, वो सीट बहुत ही निर्णायक होने जा रही है। वहाँ कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, और कोई भी किसी पर भारी पड़ सकता है। इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जिस तरह पहले चरण में बीएसपी आगे चल रही थी, उसी तरह दूसरे चरण में भी वो लीड बनाए हुए हैं, क्योंकि कम वोटिंग का नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। मुकाबला और कड़ा हो, मुकाबला और टक्कर का हो जाएगा। कम वोट पड़ेंगे तो कम अंतराल से जीत हार का फैसला होने वाला है। और मायावती अकेले 80 सीटों पर लड़ रही हैं, तो उन्होंने मुकाबला और दिलचस्प बना दिया है। त्रिकोणीय मुकाबला हर जगह कर दिया है। इस ऐसे में वोटों का बंटवारा भी तय है। अब वोटों के बंटवारे का फ़ायदा मायावती को मिलेगा या किसे मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अमरोहा की बात करें, तो अमरोहा की सीट ऐसी रही जहाँ बम्पर मतदान हुआ। यहाँ 64.58% मतदान हुआ। पिछली बार यहाँ 71% मतदान हुआ था। तो करीब यहाँ भी 6% का घाटा हुआ, लेकिन फिर भी 64% को इन सब के मुकाबले, अन्य सीटों के मुकाबले जहाँ 49%, 48% हुआ है, उनके मुकाबले अच्छा कहा जाएगा। लेकिन इस सीट पर बीएसपी 2019 में जीती थी। ये सीट बीजेपी के वर्चस्व वाली नहीं है। इस बार भी यहाँ कांग्रेस के दानिश अली हैं, बीएसपी के मुजाहिद हुसैन हैं, और बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर को उतारा है। बीजेपी का जिन जिन सीट पर दबदबा ज़्यादा है, वहाँ वोटिंग कम हुई, और जिस सीट पर बीजेपी का वर्चस्व कमज़ोर है या कम है, वहाँ वोटिंग ज़्यादा हुई। तो ये किस चीज़ का संकेत है? इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये संकेत इस बात का है कि इस बार लगता है जनता का बीजेपी से मोह भंग हो गया है। अब बीजेपी का क्रेज जनता में कम हो रहा है। पूरी तरह कम नहीं हो रहा, लेकिन काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। वहीं इसी तरह बुलंदशहर में 55.79% वोटिंग हुई, और 2019 में 63% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी। अलीगढ़ में भी 56% वोटिंग हुई, और 2019 में 62% वोटिंग हुई थी। तो सभी सीटों पर करीब 6-7% की गिरावट ज़रूर है, लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी सीट जीती थी, वहाँ वोटिंग परसेंट 50% से भी नीचे चला गया है कई सीटों पर। वहीं जो बीजेपी का जिन सीट पर वर्चस्व नहीं है, वहाँ वोटिंग परसेंट 60 से ऊपर है। तो ये कई सियासी दलों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंतित बीजेपी लग रही है। और यही वजह है कि बीजेपी का 400 पार का नारा अब बंद हो गया है। चुनावी रैलियों में
ना पीएम मोदी लगा रहे हैं, ना जेपी नड्डा लगा रहे हैं, ना अमित शाह लगा रहे हैं। अब नारा बदल कर हो गया है, अब की बार मोदी सरकार, 400 हट गया है, अब किसी तरह मोदी सरकार बने, ये नारा हो गया है। तो बैकफुट पर बीजेपी चली गई है। वहीं अगर बात बीएसपी की करें तो हाथी रेस में सबसे आगे चलता दिख रहा है। अगर कई सीट पर आगे नहीं है तो बीच में तो उसकी स्थिति बनी हुई है और वो लीड बनाए हुए है, क्योंकि हाथी की एंट्री से हर सीट पर साइकिल भी पंचर हो सकती है, कमल भी मुरझा सकता है। इसीलिए मायावती ने जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत प्रत्याशियों का चयन किया वो भी काफ़ी हद तक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस चुनाव में, क्योंकि हर जाति धर्म के प्रत्याशियों को मायावती ने इस चुनाव में उतारा है, जो कहीं ना कहीं वोटों में बंटवारा ज़रूर होगा और इन वोटों के बंटवारे का फ़ायदा मायावती को हो सकता है। तो कांटे की लड़ाई होने वाली है हर सीट पर। इस बार यूपी की 80 सीटों पर कोई सीट पर ये नहीं कह सकता है कि हम यहाँ से जीत रहे हैं। हाँ, 1-2 सीट ज़रूर अपवाद हो सकती है, लेकिन इसके अलावा नहीं। तो ये तो बात थी यूपी की, लेकिन आपको अब कुछ ऐसे राज्यों का भी हाल बताते हैं जहाँ वोटिंग हुई और जहाँ बीजेपी का दबदबा कम है। जिन राज्यों में, वहाँ कैसी वोटिंग हुई। अब अगर बात करें केरल की, केरल में बीजेपी काफ़ी कमज़ोर है और यहाँ अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए कई सालों से जुटी हुई है, कवायद कर रही है। लेकिन यहाँ मतदान कितना हुआ? 66.1%, मतलब कि 67% मतदान हुआ, बम्पर मतदान हुआ। वहीं बात कर्नाटक की करें, यहाँ भी बीजेपी कमज़ोर है, कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक में मतदान हुआ 68.38, करीब 70% के करीब मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल, यहाँ तो 71% के पार वोटिंग चली गई। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई, जो ममता का गढ़ है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हमेशा ममता के सामने संघर्ष करना पड़ा है, कांटे की टक्कर रही है और विधानसभा चुनाव में हार का भी सामना करना पड़ा। वहीं मणिपुर में भी तगड़ी वोटिंग हुई, त्रिपुरा में तगड़ी वोटिंग हुई और असम में भी तगड़ी वोटिंग हुई। जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ जोरदार वोटिंग हुई। सर्वाधिक वोटिंग हुई त्रिपुरा में, जहाँ करीब 80% वोट पड़े दूसरे चरण में। और इसके अलावा केरल में 66.71% वोट पड़े। तो यही दूसरे चरण की कहानी रही कि जहाँ जहाँ बीजेपी मजबूत है, जिन राज्यों की बात करें या यूपी की जिन सीटों की बात करें या बिहार की जिन सीटों की बात करें, वहाँ वोटिंग कम हुई। वहाँ वोटिंग उम्मीद से काफ़ी कम हुई, 7 से 10% तक की गिरावट देखी गई। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी का दबदबा ज़्यादा नहीं है या उसका वर्चस्व ज़्यादा नहीं है, जिन सीटों पर कमज़ोर रही है, वहाँ वोटिंग ज़्यादा हुई। तो इसका क्या संकेत है? आप क्या समझते हैं कि ये किस चीज़ का सिग्नल दे रही है? ये सिग्नल इसी चीज़ का है कि इस बार बीजेपी के लिए चुनौती कठिन होने वाली है। इस बार एक तरफा कुछ नहीं होने वाला। इस बार किसी लहर में कोई विपक्षी दल उड़ने वाला नहीं है। इस बार कांटे की टक्कर है, कोई भी किसी पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में जिसने चुनावी रणनीति बहुत तगड़ी बनाई है, जिसने उम्मीदवारों को अच्छी तरह उतारा है, अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं, जो उस सीट के सियासी समीकरणों या कहें भौगोलिक स्थिति और आबादी के हिसाब से फिट बैठता है, वो बाजी मार सकता है। यही वजह है कि दूसरे चरण के बाद बीजेपी के भाषणों की बोली भी बदल गई है। पीएम मोदी भी और जेपी नड्डा और अमित शाह भी आक्रामक अंदाज में भाषण दे रहे हैं। अब उनके भाषणों में ना मैनिफेस्टो की कोई बात होती है, ना परिवारवाद की बात होती है, ना करप्शन की बात होती है। अब बात होती है मंदिर की, अब बात होती है हनुमान जी की, अब बात होती है रामनवमी की और अब बात होती है भगवान श्री राम की। तो अब डायरेक्शन मोड़ दिया गया है। बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति का डायरेक्शन मोड़ दिया है। अब बात हो रही है संपत्ति की। आपकी संपत्ति लुट जाएगी, बिक जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। ये चुनाव प्रचार में कहा जा रहा है, रैलियों में कहा जा रहा है। पीएम मोदी कह रहे हैं यही बात जेपी नड्डा कह रहे हैं, यही बात अमित शाह कह रहे हैं। तो पीएम मोदी जो बात बोल देते हैं, फिर वो बीजेपी के सभी नेता उसी लाइन लेंथ पे चलने लगते हैं। पीएम मोदी ने एक बार बोला कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपकी पाई आपकी संपत्ति घुसपैठियों को दे दी जाएगी। महिलाओं, बेटियों, माताओं का मंगलसूत्र बिक जाएगा, छीन लिया जाएगा। और तो और
जो संपत्ति आपने कमाई है, मेहनत से कमाई है, खून पसीने से कमाई है, वो ज़्यादा बच्चे वाली आबादी को बांट दी जाएगी। ऐसा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। ये कहा पीएम मोदी ने, जबकि कांग्रेस इसको दरकिनार कर रही है। जो उनके अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पीएम मोदी थोड़ा हमें वक्त दें तो हम अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो उनको समझाएं कि हमारे मैनिफेस्टो में क्या है और आप क्या कह रहे हैं, आप क्या संदेश दे रहे हैं। इसी को लेकर चुनाव आयोग भी ये लड़ाई पहुँच गई है। तो पहले चरण और दूसरे चरण का जिस तरह का मतदान रहा, उसने 2024 की पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर कर दी है, काफ़ी हद तक। हालांकि अभी 5 चुनाव बाकी हैं, लंबा कार्यक्रम है चुनाव का। इस लंबे चुनाव के कार्यक्रम पर भी सवाल उठे हैं। ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं कि चुनाव आयोग ने इतना लंबा कार्यक्रम बना दिया जिससे बीजेपी की मदद की जा रही है। मायावती ने भी ट्वीट कर कहा था कि अगर ये कार्यक्रम छोटा होता तो सहूलियत होती, देश के संसाधनों की बचत होती। फिलहाल अब तो कार्यक्रम तय हो गया, चुनाव भी चल रहे हैं, तो अभी 5 चरण का और चुनाव बाकी है। ऐसे में देखना होगा कि जब 2 चरणों में ये हालात हो गए हैं, ऐसी स्थिति हो गई है कि वोटर्स मतदान से दूरी बना रहे हैं, वोटिंग को लेकर कोई उत्साह नज़र नहीं आ रहा है, ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह का होना चाहिए। जबकि चुनाव आयोग से लेकर सियासी दलों से लेकर राजनेता चुनावी मंच से लगातार अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, घरों से बाहर निकलें और मतदान करें। लेकिन इस बार वोटर गर्मी में सोया हुआ है, लग रहा है, घर से बाहर निकलने की जहमत ही नहीं उठा रहा है। जहाँ आबादी 2 लाख है तो वोटिंग 1 लाख हो रही है, जहाँ वोटर 3 लाख हैं तो वोटिंग 1.5 लाख हो रही है। तो ये जो 1.5 लाख का अंतर आ रहा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है। जैसे मथुरा की बात की, मथुरा में 49% मतदान हुआ, इसी तरह गाजियाबाद में 49% मतदान हुआ और गौतम बुद्ध नगर में भी 53% हुआ। तो जहाँ जहाँ 50% से कम मतदान हो रहा है, तो अगर मान लीजिए किसी सीट पर 4 लाख वोटर है तो 2 लाख वोटर वोट करने ही नहीं पहुंचा। तो लड़ाई जो 4 लाख वोटर में होनी थी वो समेट कर आ गई 2 लाख वोटर्स में। अब 2 लाख वोटर्स में त्रिकोणीय मुकाबला है यूपी की हर सीट पर। तो ऐसे में बहुत कांटे की टक्कर है इस बार के चुनाव में, और इस चुनाव में कौन आगे रहेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये पता चल जाएगा 4 जून को। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि इस बार तीनों दल कितने पानी में हैं, कौन किस पर भारी है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, जिस तरह दूसरे चरण में वोटिंग कम हुई, इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इससे किस पार्टी को मदद मिल रही है, किस पार्टी को नुकसान हो रहा है, किस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है? कमेंट्स करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।